हेलो बच्चों, मैं हूं प्रियंका और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पढ़ाईगिरी पे, जो कि प्रोवाइड करवाता है आपको फ्री एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस 9 से 12th के लिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं पढ़ाई और पढ़ाईगिरी। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना 10th NCERT का चैप्टर नंबर 8, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो जैसा कि ये चैप्टर खुद को डिफाइन कर रहा है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो खुद को रिप्रोड्यूस कैसे करेगा, तो सिंपल आंसर रिप्रोडक्शन के थ्रू। तो अपने को इस चैप्टर में क्या क्या बातें करनी है, अपने को फर्स्ट अपन इस चैप्टर में बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, यानी कि उसकी डेफिनेशन देखेंगे, एक एग्जांपल भी ले लेंगे। उसके बाद रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन होने के बाद क्या देखेंगे कि रिप्रोडक्शन है वो क्यों हो रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट क्यों होगी किसी भी ऑर्गेनिज्म को, तो वो अपन किस में देखेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन में। फाइन। इसके बाद अपन देखने वाले हैं कि रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या क्या हैं। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन के साथ। तो रिप्रोडक्शन क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का अपने सिमिलर न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करना ही क्या है, रिप्रोडक्शन है। एग्जांपल अगर अपन बात करें तो जैसे कि अपन अपने घर पे बैठे हैं, अपन टीवी देख रहे हैं या किचन में काम कर रहे हैं, अपन कुछ भी कर रहे हैं, अचानक अपन ने क्या देखा कि फर्श पे अपन को अचानक कॉकरोच दिख गए या फिर चींटी दिख गई, तो अपन क्या सोचेंगे कि अपने ये जो घर में जो पेस्ट हो रखे हैं, जो इंसेक्ट्स हो रखे हैं, इनको कंट्रोल करने के बारे में सोचेंगे। तो इसके लिए अपन ने क्या यूज लिया, पेस्टिसाइड्स का यूज लिया। तो पेस्टिसाइड्स के यूज के बाद क्या होगा, कुछ टाइम के लिए अपने को बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे, अपने फर्श पे बिल्कुल क्लीन रहेगा, कोई एंट या कॉकरोच नहीं शो हो रहे। लेकिन जैसे ही कुछ टाइम निकलता है, विद इन 1 मंथ या 2 to 3 वीक्स के बाद अचानक से अपन क्या देखते हैं कि वापस पहले की तरह अपने को फर्श पे जो चींटी या फिर जो कॉकरोच थे वो वापस अपीयर होना स्टार्ट हो गए। तो क्या किया उन्होंने इतने टाइम में, यानी कि जो टाइम पीरियड निकल गया ना 1 मंथ का या 2 to 3 वीक्स का, इस टाइम पीरियड में उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने क्या किया, रिप्रोडक्शन कर लिया। रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या किया, उन्होंने अपने जैसी न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन कर लिया। तो यही क्या है, अपना रिप्रोडक्शन है। तो चलो इसे अपन एक डेफिनेशन के साथ में देख लेते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज। यहाँ पे देखो अपने लिए ये सेम स्पीसीज वर्ड है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सेम स्पीसीज मीन्स कि जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उसकी प्रोजेनी भी उसी के सिमिलर होगी। जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग की प्रोजेनी भी ह्यूमन बीइंग होगी। डॉग है, डॉग की क्या होगी, पपीज होंगे। कैट है, कैट की क्या होगी, कैटन्स होंगे। अब अपन रिप्रोडक्शन के सिग्निफिकेंस की बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से किसी भी ऑर्गेनिज्म को रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है। अगर अपन बात करें किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवलेंस के लिए, तो उसके लिए तो रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये होता तो इससे जस्ट लास्ट चैप्टर जो अपने लाइफ प्रोसेस देखा था, उसमें अपने एसेंशियल लाइफ प्रोसेस में किसकी बात की थी, न्यूट्रिशन की थी, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की थी, सर्कुलेशन की बात की थी, बट वहां पे रिप्रोडक्शन इंक्लूडेड नहीं था ना। क्यों, क्योंकि ये किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज के सर्वाइवलेंस के लिए नहीं है, ये सिर्फ क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेक्स्ट जनरेशन या फिर अर्थ के ऊपर इसकी मेंटेनेंस को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन है वो एसेंशियल है। तो ये सारी बातें अपन किस में देखेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन में। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट अभी आपको एक्सप्लेन किया कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, फॉर मेंटेनेंस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ ए स्पीसीज। सेकंड, अगर अपन देखें कि रिप्रोडक्शन हुआ, तो रिप्रोडक्शन होने की प्रोसेस में क्या हुआ, रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है या जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो ही तो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होती है ना। तो वो जेनेटिक मटेरियल किसके थ्रू जा रहा है नेक्स्ट जनरेशन में, डीएनए के थ्रू। अपन बात करें ना एज ए जेनेटिक मटेरियल, हम हमेशा किसको काउंट करते हैं, डीएनए को, मींस की डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसको अपन एज ए जेनेटिक मटेरियल यूज में लेते हैं। तो रिप्रोडक्शन के टाइम ये क्या करता है, डीएनए रेप्लिकेशन करता है, जिसमें क्या होगा, डीएनए है वो अपनी जैसी न्यू कॉपीज का फॉर्मेशन करता है, और वो कॉपीज क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन में जैसे ट्रांसफर होगी तो जो पेरेंटल ऑर्गेनिज्म था उसके सिमिलर न्यू जो जनरेशन है वो रिप्रोड्यूस हो जाएंगी। तो जब इसका रेप्लिकेशन हो रहा हो, तो अगर प्रॉपर हो रहा हो, रेप्लिकेशन के टाइम कोई भी एरर या कोई भी मिसमैच ना हो रहा हो, तो बिल्कुल क्या होगा, अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल उसकी कॉपीज बनेगी। लेकिन रेप्लिकेशन के टाइम अगर क्या हो, डीएनए के अंदर थोड़ा भी मिसमैच हो जाए या एरर हो जाए, तो क्या हो जाएगा, उस न्यू ऑर्गेनिज्म में वेरिएशंस क्रिएट हो जाएंगी। फाइन।
तो रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या हुआ, वेरिएशंस क्रिएट हुई, और वेरिएशंस अपने को किस में हेल्पफुल होती है, इवोल्यूशन में। यही अपना नेक्स्ट पॉइंट है कि फॉर एडिंग वेरिएशन फॉर इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन में वेरिएशंस क्या है, इंपॉर्टेंट। कैसे इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे सपोज कि अपने पास टेम्परेट रीजन है, टेम्परेट रीजन के अंदर वाटर के अंदर अपन ने क्या लिए, कुछ बैक्टीरियाज को ले रखा है। अब जैसे ग्लोबल वार्मिंग हुई तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो पहले से जो बैक्टीरिया थे जो टेम्परेट रीजन में रह रहे थे, मींस कि वहां पे टेम्परेचर कम था उसमें रह रहे थे, अब टेम्परेचर इंक्रीज होने पे क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट जो जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो क्या हो जाएंगे, उनकी तो वहां पे डेथ हो जाएगी, लेकिन उनमें से भी कुछ एक दो बैक्टीरिया, कुछ एक बैक्टीरियाज ऐसे रह जाते हैं जो उतने एडवर्स कंडीशन यानी कि इतने हाई टेम्परेचर के अंदर भी खुद को मेंटेन कर लेते हैं या खुद को अडेप्ट कर लेते हैं उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, ताकि वो वहां पे सर्वाइव कर सके। अगर उनके अंदर ये सारी प्रोसेस किसके थ्रू, वेरिएशंस के थ्रू क्रिएट हुई ना, और वेरिएशन किसके थ्रू हुआ, रिप्रोडक्शन के थ्रू हुआ। अगर ये वेरिएशन उनमें नहीं होता तो क्या होता, जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आई वो सारे बैक्टीरियाज वहीं पे डेथ हो जाते, उनकी स्पीसीज थी वो वहीं पे ही स्टॉप हो जाती। तो इसी के लिए अपने को क्या है, जो वेरिएशंस है जो रिप्रोडक्शन के थ्रू आई है वो अपने को इवोल्यूशन में भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट अपन देखते हैं, फॉर मेंटेनेंस ऑफ पॉपुलेशन साइज। सेम वही बात है कि जैसे अपन ने बात किया कि कोई ऑर्गेनिज्म अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो क्या होगा, एक पॉइंट पे आने के बाद क्या हो जाएगा, उसकी स्पीसीज है उसका वहीं पे एंड हो जाएगा। तो ये थे अपने रिप्रोडक्शन के सिग्निफिकेंस के कुछ एक पॉइंट्स। तो देखो सिग्निफिकेंस में अपन ने एक न्यू टर्म यूज लिया, एक न्यू वर्ड यूज लिया, वेरिएशंस। सो अपन इसी वेरिएशंस टर्म के बारे में बात करें तो वेरिएशंस है क्या, वेरिएशंस आर द डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी एंड अदर ट्रेट्स। ट्रेट्स मीन्स होता है कैरेक्टरिस्टिक्स फाउंड इन इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज, यानी कि वेरिएशंस क्या है, यानी कि जो सेम स्पीसीज थी उसी के जब न्यू ऑर्गेनिज्म बन रही है तो क्या हो सकता है उसके स्ट्रक्चर में या फिर उसकी फिजियोलॉजी में या फिर उसके कुछ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर कुछ डिफरेंसेस आ जाए अपने पेरेंट्स से, वो ही क्या है अपना वेरिएशंस। ठीक, तो इसके बाद अगर अपन स्टार्ट करते हैं कि अपन ने क्या देख लिया, रिप्रोडक्शन देख लिया, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देख ली, उसके सिग्निफिकेंस देख ली। अब नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं रिप्रोडक्शन के टाइप्स देखने वाले हैं। तो यूजुअली सबको पता है, अपन जनरली 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं कि रिप्रोडक्शन के कितने टाइप होंगे, 2 टाइप हुआ, फर्स्ट वन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको पहले एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस बता देती हूँ, उसके बाद अपन इनके टाइप्स का आगे 1 बाय 1 इसका स्टडी करेंगे। तो देखो फर्स्ट मैंने यहाँ पे कौन सा लिखा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेकंड में लिखा मैंने यहाँ पे सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल इनके बीच में डिफरेंस कहाँ रहा है, सिर्फ सेक्स सेल्स का डिफरेंस आ रहा है ना। अब ये सेक्स सेल्स क्या है, चलो इसकी बात करते हैं। सेक्स सेल्स मीन्स क्या होगा, सेक्स सेल्स की अगर अपन बात करें तो ये क्या है, ये है गैमीट्स। अब गैमीट्स क्या है, एक मेल गेमीट होगा, एक फीमेल गेमीट होगा। अगर अपन ह्यूमन बीइंग की बात करें तो एक मेल गेमीट में किसको काउंट करेंगे, स्पर्म को काउंट करेंगे। फीमेल गेमीट में किसको काउंट करेंगे, एग को काउंट करेंगे, एग सेल्स को। ठीक, तो ये दोनों क्या हुए, गेमीट हुए, मेल गेमीट और फीमेल गेमीट। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो मेल गेमीट और फीमेल गेमीट दोनों क्या होंगे, फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूज होने के बाद क्या होगा, उनमें फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। जायगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से आगे न्यू जनरेशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन यही बात अगर अपन किस में बात करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इस वर्ड में पहले क्या लिखा है, ए लिखा है ना। ए मींस एब्सेंस, किसकी एब्सेंस हो जाएगी इसमें, सेक्स सेल्स की, मींस इसमें गैमेट का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल में क्या होगा, इसमें गैमेट्स ही नहीं बनेंगे, सेक्स सेल्स ही नहीं होंगी। तो जब गैमेट्स बनेंगे नहीं तो गैमेट्स में आपस में फ्यूजन भी नहीं होगा। तो क्या होगा, विदाउट सेक्स सेल्स या विदाउट गैमेट्स के अगर कोई रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वो कौन सा होगा अपना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। या फिर इसी को अपन दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि अगर कोई सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करके न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर दे तो वो हो जाएगा एसेक्सुअल। और अगर 2 पेरेंट यानी कि एक मेल पेरेंट और एक फीमेल पेरेंट जब आपस में पेयरिंग करके या आपस में फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू जब न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अपन देखो फर्स्ट किसको एक्सप्लेन करने वाले हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी काफी सारे टाइप हैं जिनमें अपन देखो फर्स्ट
बात करेंगे किसकी, फ्यूजन। अब फ्यूजन में भी मैंने आपको आगे दो टाइप लिख रखा है, फर्स्ट वन इज बाइनरी फ्यूजन एंड सेकंड वन इज मल्टीपल फ्यूजन। सेकंड कौन सा टाइप होगा, बडिंग के थ्रू हो सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थर्ड, रीजनरेशन के थ्रू हो सकता है फोर्थ, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू हो सकता है, और लास्ट वन है अपना वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो मोस्टली किस में होगा, प्लांट्स में। जब अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें अपन कौन सी टर्म्स को यूज में लेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब आगे अपन इन्हीं को स्टेप बाय स्टेप या एक एक को अपन लेके अच्छे से डायग्राम्स के साथ में विथ एग्जांपल अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स को जस्ट अभी अपन ने नेम्स देखे थे, अब इसे वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो फर्स्ट है अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक बार वापस से इसके अपन डेफिनेशन देख लेते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में क्या बताया था मैंने, यही कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, ओनली सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करेगा, उसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो जब गैमेट का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा तो गैमेट्स का फ्यूजन भी नहीं होगा, तो क्या होगा, ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ सिंगल पेरेंट से डेवलप होगा। तो यही है अपने पास द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बाय ए सिंगल पेरेंट विदाउट द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। अब जब सिर्फ सिंगल पेरेंट से ही प्रोडक्शन हो रहा है न्यू ऑर्गेनिज्म का, तो क्या होगा, वो बिल्कुल अपने पेरेंट के आइडेंटिकल होगा ना, क्योंकि अगर उसमें गैमीट्स का फ्यूजन होता तब तो होता कि दो अलग अलग पेरेंट होते हैं, उनका जब फ्यूजन होता है तो कुछ नए कैरेक्टर्स ऐड होते, बट इसमें तो सिर्फ सिंगल पेरेंट से बन रहा है, तो डिटो कैसे होगा, अपने पेरेंट्स के जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा ऑफस्प्रिंग। तो इसके बाद एक नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो फर्स्ट टाइप अपना कौन सा है, फ्यूजन। अब फ्यूजन वर्ड का मीन क्या होता है, डिवाइडेशन करना। तो फ्यूजन में क्या होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड करेगा, और मोस्टली फ्यूजन किस में देखने को मिलता है, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो सब किसके थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं, फ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। तो इन दिस प्रोसेस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स टू फॉर्म टू और मोर न्यू ऑर्गेनिज्म। तो जब वो ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड करेगा तो हो सकता है कि वो टू पार्ट्स में डिवाइड कर जाए, या फिर हो सकता है वो मोर देन टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, और उसका हर एक जो पार्ट है या हर जो उसकी सेल है वो वापस एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देगी। तो अपन इसके फर्स्ट टाइप पे आते हैं। देखो यहाँ पे अपन ने बात की टू और मोर, अगर उसमें टू पार्ट्स में डिवाइडेशन हो रहा है तब अपने पास कौन सा हो जाएगा, टाइप बाइनरी फ्यूजन, और अगर मोर देन टू पार्ट्स में डिवाइडेशन हो रहा है देन अपने पास कौन सा हो जाएगा, मल्टीपल फ्यूजन। तो फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं बाइनरी फ्यूजन को। तो बाइनरी फ्यूजन में क्या होगा, जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है और हर एक पार्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा, दैट इज बाइनरी फ्यूजन। तो व्हेन पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स टू फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिज्म। अब ये एग्जांपल्स देखते हैं अपन किस किस में होगा, अमीबा में, पैरामीशियम में एंड लेशमानिया। लेशमानिया की इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि ये कौन सी डिजीज को कॉज कर रहा है, काला आजार डिजीज को। तो अब अपन इसे डायग्राम्स के थ्रू बता देते हैं कि बाइनरी फ्यूजन में कैसे होता है। तो चलो अभी अपन बाइनरी फ्यूजन अमीबा में देखते हैं। तो ये अपने पास है पेरेंट अमीबा जो कि शेप में इरेगुलर है। तो इस अमीबा का अपन बात करें तो अमीबा में ये हो गया इसका न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेगा, इसका जो न्यूक्लियस है वो इलोंगेट होगा, और इलोंगेट होने के बाद सेकंड स्टेप में इसका न्यूक्लियस है वो टू न्यू न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो न्यूक्लियस की डिवाइडेशन की प्रोसेस है इसके लिए अपन एक टर्म यूज में लेते हैं, दैट इज कैरियोकाइनेसिस। जो कैरियो वर्ड है वो न्यूक्लियस के लिए यूज होता है। तो न्यूक्लियस में डिवाइडेशन क्या हो गया, कैरियोकाइनेसिस। तो जैसे फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियस का डिवाइडेशन हुआ, जस्ट इमीडिएट उसके बाद अपने पास एक सेकंड स्टेप स्टार्ट हो जाती है, दैट इज साइटोकाइनेसिस। क्या है, साइटोप्लाज्म में डिवाइडेशन। तो जस्ट न्यूक्लियस की डिवाइड होने के बाद जो सेल है इसके साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो जाएगा, और साइटोप्लाज्म की डिवाइड होते ही इससे अपने पास दो न्यू डॉटर सेल्स अपने को मिल जाएगी, और जो दोनों डॉटर सेल्स हैं उनसे टू न्यू अमीबा का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्या थी, पेरेंट सेल अपने पास एक थी और उससे दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। तो यही क्या हो गया, बाइनरी फ्यूजन।
सो अब नेक्स्ट अपन सेकंड इसका टाइप स्टार्ट करते हैं, दैट इज मल्टीपल फ्यूजन। तो मल्टीपल फ्यूजन में क्या होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा वो मोर देन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और उसका हर एक पार्ट क्या बना लेगा, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देगा। तो मल्टीपल फ्यूजन के एग्जांपल क्या देखेंगे, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरिया का पैरासाइट है और मलेरिया डिजीज है वो किसके थ्रू कॉज हो रही है, उसका कैरियर कौन होगा, मॉस्किटोज होते हैं ना, फीमेल मॉस्किटो जो अपन नाम लेते हैं फीमेल एनाफिलीज, तो उसकी जो सलाइवा होती है उसकी लार में क्या प्रेजेंट होंगे, प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होंगे। तो जैसे वो मॉस्किटो किसी पर्सन को बाइट करेगी तो उसकी जो सलाइवा है उसके थ्रू क्या होगा, ह्यूमन बॉडी के अंदर उसके जो प्लाज्मोडियम है सलाइवा के थ्रू वो एंटर कर जाएंगे और प्लाज्मोडियम बॉडी में एंटर करने के बाद अपनी साइकिल को कंप्लीट करेंगे। तो जैसे उनकी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी तो उसके सिम्टम्स अपने को शो होंगे, जैसे कि अपने को फीवर आ गया बहुत तेज या फिर अपने को ठंड लग रही है, तो ये सारे सिम्टम्स किसके हैं, मलेरिया के। तो किसके थ्रू कॉज हो रहा है, प्लाज्मोडियम के थ्रू। तो इसको भी अपन मल्टीफ्यूजन को भी अभी अपन एक डायग्राम के थ्रू अच्छे से देखते हैं। तो नेक्स्ट अपन देख रहे हैं मल्टीपल फ्यूजन इन प्लाज्मोडियम। तो देखो ये अपने पास क्या है, प्लाज्मोडियम सेल है, सेम ये इसका प्लाज्मोडियम का न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस ये हो गया साइटोप्लाज्म। अब इसमें देखो आगे क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा और न्यूक्लियस इसमें क्या करेगा, कंटिन्यूसली डिवाइड होगा। और देखो बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए। अब बाद में नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो न्यूक्लियस है उनके ऊपर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा और एक कंप्लीट सेल बन जाएंगी। और जैसे ही बहुत सारे न्यूक्लियस इसमें बन जाएंगे तो नेक्स्ट वाली स्टेप में इसकी जो वॉल है, आउटर वॉल, ये डिग्रेड हो जाएगी या फिर ये बस्ट हो जाएगी और इसे जितने भी डॉटर न्यूक्लियाई थे आपके या जितने भी जो न्यू न्यूक्लियस बने थे वो सारे बाहर आ जाएंगे और हर एक सेल या हर एक न्यूक्लियस से आगे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, न्यू प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फिर के बाद अपन नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, दैट इज बडिंग। तो बडिंग में क्या होगा, जैसा कि अपने को वर्ड से क्लियर हो रहा है, बडिंग में क्या होगा, बड का फॉर्मेशन होगा। अब बड क्या है, एक आउटग्रोथ है। बड क्या है, एक आउटग्रोथ। और ये आउटग्रोथ क्या होती कैसे है, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके एक स्पेशल साइट पे क्या होगा, कंटिन्यूसली वहां पे सेल डिवीजन होता रहेगा। तो कंटिन्यूसली सेल डिवीजन होने से क्या हो जाएगा, वहां पे एक बड या आउटग्रोथ का फॉर्मेशन हो जाएगा। सपोज कि अपने पास कोई ऑर्गेनिज्म है, अगर यहाँ पे इसमें कंटिन्यूसली सेल डिवीजन हो रहा है तो अपने को यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक बड या फिर आउटग्रोथ का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब क्या होगा, जैसे ही आउटग्रोथ बनी तो धीरे धीरे इसमें क्या हो जाएगा, डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। और डेवलपिंग टाइम में जैसे ये कंप्लीट मैच्योर हो जाएगी तो ये क्या करेगी, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी से डिटैच हो जाएगी और डिटैच होने के बाद वापस एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेगी। अब इसे ही अपन वापस से डायग्राम से देखते हैं। तो अपन नेक्स्ट बडिंग की बात करते हैं। तो बडिंग का एग्जांपल अपन ने फर्स्ट किस में लिया है, हाइड्रा में। तो देखो हाइड्रा में अपन बात करते हैं बडिंग की। तो बडिंग का मीन्स अभी जैसे अपन ने देखा कि क्या होता है, बड मीन्स क्या होता है, आउटग्रोथ होती है। तो ये हाइड्रा का जो बॉडी है, इसके पेरेंट बॉडी है, इसके एक स्पेसिफिक साइट पे क्या होगा, कंटिन्यूसली सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन होने से क्या बन जाएगी, इसमें एक्स्ट्रा बड फॉर्मेशन या आउटग्रोथ निकल जाएगी। धीरे धीरे ये बड क्या करेगी, डेवलप होना स्टार्ट कर देगी। जैसे ही डेवलप होगी तो इसमें भी पेरेंट हाइड्रा की तरह इन टेंटिकल्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ये और नेक्स्ट आगे ग्रो करेगी। तो जब ग्रो करेगी तो ये कंप्लीट एक हाइड्रा के अंदर डेवलप हो जाएगी। जैसे ये कंप्लीट मैच्योर हो जाएगी तो ये अपने पेरेंट हाइड्रा से डिटैच हो जाएगी और डिटैच होने के बाद अपने पास ये जो न्यू हाइड्रा बना है इससे वापस एक न्यू हाइड्रा का अपने को फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी के साथ अपन एक बडिंग का सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं यीस्ट में। तो ये अपने पास क्या है, यीस्ट सेल है। यीस्ट सेल में भी सेम प्रोसेस क्या हुआ, इसमें यहाँ कंटिन्यूसली डिवाइडेशन हुआ। डिवाइडेशन होने से क्या हो गया, एक आउटग्रोथ या बड का फॉर्मेशन हो गया। धीरे धीरे इसमें क्या होता जाएगा, बहुत सारी बड का फॉर्मेशन होता जाएगा और हर एक जो बड है वो पेरेंट बॉडी से डिटेच हो जाएगी आफ्टर मैच्योरेशन। और जितनी बड्स बनेंगी उतनी ही बड से क्या हो जाएगा, न्यू यीस्ट सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा।
सो अब बडिंग के बाद अपन थर्ड प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन में देखे वर्ड से क्लियर हो रहा है ना, फ्रेगमेंटेशन मींस इसमें क्या होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब हो सकता है 2 हो या हो सकता है उससे ज्यादा हो, ये ऑर्गेनिज्म की जो स्ट्रक्चर है उस पर डिपेंड करता है। तो इसमें क्या होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा और उसका हर जो फ्रेगमेंट है वो वापस से उसी के सिमिलर एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेगा। इसका एग्जांपल क्या होगा अपना स्पाइरोगायरा। अब स्पाइरोगायरा में अपन फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस को डायग्राम के थ्रू देखते हैं। अब अपन देखते हैं फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा क्या है, एक एल्गी है, कंप्लीटली ग्रीन एल्गी, जिसको अपन लोकल लैंग्वेज में काई भी कहते हैं। तो देखो इस स्पाइरोगायरा में क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो स्पाइरोगायरा की ये जो बॉडी है इसमें क्या बने होते हैं, अलग अलग सेप्टम्स बने होते हैं। तो ये स्पाइरोगायरा का न्यूक्लियस हो गया, ये इसका क्लोरोप्लास्ट हो गया। और इससे स्पाइरोगायरा मीन्स इसकी जो शेप है वो कैसी है, सर्पिल शेप में है। इसी बेसिस पे इसका नेम भी क्या हो गया, स्पाइरोगायरा। तो अब जैसे इसमें जितने सेप्टम्स बने हुए हैं ये अपने आप में क्या है, एक इतनी सेल है, ये एक दूसरी सेल है, इसके बाद नेक्स्ट सेल स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका जो बॉडी होती है वो अलग अलग सेल्स से बनी होगी और हर एक सेल के बीच में क्या सेप्टम प्रेजेंट होगा। तो जैसे ये मैच्योर होगी या जो फेवरेबल कंडीशन आएगी तब ये क्या करेगा, अपने इन सेप्टम से अलग अलग फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। और जितने फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होगा उतने ही अपने पास जो न्यू सेल्स हैं या फिर जो न्यू स्पाइरोगायरा है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। अब अपने पास नेक्स्ट फोर्थ है रीजनरेशन। अब देखो रीजनरेशन क्या है, ये अपने आप में एक्चुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि रीजनरेशन मीन्स क्या होगा, मोस्टली तो ये उनमें होगा अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने किसी भी बॉडी पार्ट को लॉस्ट कर बैठता है तो वापस से उसका रीओरिजिनेट होना ही क्या है, रीजनरेशन। तो मोस्टली तो किस में होगा, अगर अपन इसकी बात करें एक बार डेफिनेशन की, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ए फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स ऑफ parent individual is called regeneration. It is an ability of an organism to replace its lost body parts. इसके लिए मोस्टली यूज में आता है एंड दिस एबिलिटी टू रीजनरेट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टेम सेल्स। इसमें ये रीजनरेशन की किसी भी ऑर्गेनिज्म में ये कैपेसिटी कहाँ से आती है कि उसमें क्या प्रेजेंट होती है, स्टेम सेल्स। और स्टेम सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि उनमें कंटिन्यूसली डिवाइडेशन करके वापस से टिश्यू एंड ऑर्गन बनाने की कैपेसिटी होती है। तो इसमें रीजनरेशन अपन किस में देख रहे हैं, एक तो अपन अभी डायग्राम के थ्रू अपन बात करेंगे प्लेनेरिया में, और इसके अलावा देखो 2 एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे अपन मोस्टली अपने घर में देखते हैं जो लिजर्ड्स होती है उनकी जो टेल है, जैसे उनको लगता है कि उनके ऊपर कोई अटैक है तो उस कंडीशन में यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन में जो लिजर्ड्स है या स्टारफिश है ये क्या करते हैं, अपने बॉडी पार्ट्स को रिमूव कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जैसे कि लिजर्ड्स क्या करती है, अपनी टेल को छोड़ देती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वहां पे क्या होगा, स्टेम सेल्स प्रेजेंट होंगी, उसकी वजह से वहां पे डिवाइडेशन होगा और वापस से लिजर्ड में टेल है वो रीजनरेट हो जाती है। तो अब अगर अपन एक डिफरेंस की बात करें कि रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन, इन दोनों प्रोसेस में डिफरेंस क्या है। जो फ्रेगमेंटेशन है वो होता है अपने सेलुलर लेवल पे, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है उसमें अलग अलग ऐसे सेल्स बनी होती है, उसमें सेप्टम बने होते हैं। तो वो सेप्टम से क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंट है वो डिटैच हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे और न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। जबकि रीजनरेशन में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें क्या होगा, अनफेवरेबल कंडीशन में कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग पीसेस में डिवाइड होगा या फिर जो लॉस्ट पार्ट है उनका वापस से रीजनरेशन करेगा। तो अब अपन प्लेनेरिया के अंदर रीजनरेशन की प्रोसेस को डायग्राम्स के थ्रू देखते हैं। तो अभी अपन रीजनरेशन की प्रोसेस देख रहे हैं, रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया में ये क्या अपने पास इसका जो पेरेंट बॉडी है ये क्या होगी, जैसे अनफेवरेबल कंडीशन आएगी उस टाइम क्या हो जाएगी, इसकी बॉडी है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। जैसे ये अपर पार्ट हो गया, इसका थोरिक पार्ट हो गया, इसका लोअर पार्ट हो गया। तो अपने को एक पेरेंट जो प्लेनेरिया थे उसे 3 न्यू पीसेस बन गए और तीनों न्यू पीसेस से क्या हो जाएगा, न्यू प्लेनेरिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हो गया रीजनरेशन, यानी कि जो एक सिंगल था उसने क्या कर लिया, अपने बॉडी पार्ट्स में
डिवाइडेशन कर लिया और हर एक बॉडी पार्ट से क्या बन गया, वापस से न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया। तो नेक्स्ट स्टेप हम बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन की। तो स्पोर फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो मोस्टली फंगी में या फिर जो लोअर प्लांट्स कैटेगरीज हैं जैसे कि मोसेस हैं, फर्न्स हैं, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। अब अपन बात कर रहे हैं स्पोर फॉर्मेशन की। स्पोर फॉर्मेशन, तो स्पोर फॉर्मेशन अपन किस में देख रहे हैं, राइजोपस में। मोस्टली किस में होता है ये, जो लोअर प्लांट्स है या जो फंजाई हैं उनमें ये स्पोर फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो स्पोर फॉर्मेशन में क्या होगा, जो फंजाई है इसकी स्ट्रक्चर होगी तो ये इसका क्या होगा, फिलामेंट होगा। और फिलामेंट को अपन इसको क्या बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं। और जब बहुत सारे हाइफी एक साथ हो जाते हैं तो उसे अपन माइसीलियम कहते हैं। तो ये जो इसका फिलामेंट, ये जो इसका हाइफी है, ये अपर साइड में जाके क्या हो जाएगा, एक स्वोलन स्ट्रक्चर या फिर एक फूली हुई स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा, जिसे अपन क्या कहेंगे, स्पोरेंजियम। तो अब ये जो स्पोरेंजियम है ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे अपने को क्या दिख रहे हैं, स्पोर्स दिख रहे हैं। तो स्पोरेंजियम में बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। अब ये स्पोर्स क्या है, एक थिक वॉल के थ्रू कवर्ड रहेंगे और जैसे ये कंप्लीट मैच्योर हो जाएंगे और इनकी फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी तो ये जो इसकी थिक वॉल है वो बस्ट हो जाएगी और ये जो जितने भी स्पोर्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, एनवायरनमेंट में या फिर एयर में फ्री हो जाएंगे और ये विंड के थ्रू काफ़ी दूर तक भी चले जाते हैं। तो जहाँ भी ये जाएंगे वहीं पे जहाँ स्पोर गिरेगा वहीं से एक न्यू फंजाई या फिर न्यू राइजोपस का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अपने पास लास्ट टाइप है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ये मोस्टली किस में होता है, प्लांट्स में। प्लांट्स में अगर अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स की बात करें तो उसके लिए अपने को कौन सी टर्म यूज में लेनी है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में देखो, वेजिटेटिव जो वर्ड है इसका मीन्स क्या होगा, अपन किस में बात करें, इसकी प्लांट्स में बात करें तो प्लांट्स का देखो, अगर अपन देखें कि अपने पास प्लांट है, ये इसकी रूट हो गई, ये स्टेम हो गया। अब अपर साइड में क्या होगी, अपने पास ब्रांचेज होगी, लीव्स होंगी ये अपने पास इनकी, और लीव्स के अपर साइड में यहाँ पे अपने पास क्या होगा, फ्लावर होगा। तो ये क्या है, लीव्स। तो अपन इसमें किसके बात कर रहे हैं, सिर्फ वेजिटेटिव पार्ट की। वेजिटेटिव पार्ट में प्लांट का क्या क्या काउंट होगा, उसकी लीव्स काउंट होंगी, स्टेम काउंट होगा और रूट्स काउंट होंगी। ये जो फ्लावर वाला पार्ट है ये प्लांट का कौन सा पार्ट होता है, सेक्सुअल पार्ट, जिसको अपने को स्टडी इसमें नहीं करना है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में किसको देखेंगे, सिर्फ इन 3 पार्ट को। तो अगर इन 3 पार्ट के थ्रू अगर न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो ही क्या है, अपना वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो इसमें देखो, फर्स्ट अपन देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, इसे अपन ने 2 कैटेगरीज या 2 टाइप में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट वन है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन है अपने पास आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो फर्स्ट पे आते हैं अपन नेचुरल पे। तो नेचुरल में क्या होगा, जो लीव्स हैं, स्टेम है या रूट है, इनको यूज में लेके अगर अपन न्यू प्लांटलेट्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो वही हो जाएगा नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो फर्स्ट अपन किसको ले, लीव्स को। तो लीव्स है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आता है लीव्स का ब्रायोफिलम में। ब्रायोफिलम में क्या होती है, तो बाई लीव्स का अपन ने एग्जाम्पल क्या लिया है, ब्रायोफिलम। तो ब्रायोफिलम की लीफ में देखो अपने को ये दिख रहा है कि इसके ये जो मार्जिन्स हैं, इन मार्जिन्स पे क्या प्रेजेंट है, ये बर्ड्स प्रेजेंट हैं और फेवरेबल कंडीशन आने पे या मैच्योर होने पे क्या हो जाएंगी, ये जो बर्ड्स हैं ये इस जो लीफ है इससे डिटैच हो जाएंगी और जितनी बर्ड्स गिरेंगी उतने ही न्यू अपने को जो ब्रायोफिलम है उनका वापस से डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपन देखें स्टेम के थ्रू। तो स्टेम के थ्रू किस किस में हो रहा है, पोटैटो, जिंजर एंड ऑनियन। तो बाई स्टेम में अपन ने किसका एग्जाम्पल लिया है, पोटैटो का। तो ये क्या शो हो रहा है अपने को, पोटैटो। पोटैटो में ये क्या प्रेजेंट होती है, इसकी आईज या फिर इसकी बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं और फेवरेबल कंडीशन में या ग्रोइंग सीजन में क्या करेंगी, ये जो बर्ड्स हैं ये ग्रो करेंगी और इनसे देखो वापस एक न्यू प्लांटलेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये अपने पास क्या हो गया, बाई स्टेम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। थर्ड अपन लेते हैं बाई रूट्स। तो बाई रूट्स में अपन किसको लेंगे, स्वीट पोटैटो को। तो रूट्स का एग्जाम्पल क्या है अपने पास, क्या है, स्वीट पोटैटो।
तो स्वीट पोटैटो में देखो क्या है अपने पास, ये जो स्वीट पोटैटो अपने को दिख रही है ये क्या है, रूट है। तो रूट के थ्रू इसमें भी सेम एज जैसे कि पोटैटो में था, इसमें भी वैसे ही आइज ये जो बर्ड्स हैं वो प्रेजेंट होती है। और ग्रोइंग सीजन में क्या करेंगी, ये जो बर्ड्स हैं वापस से इनका न्यू प्लांटलेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये अपने पास क्या हो गया, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट्स। नेक्स्ट सेकंड अपन बात करेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। तो इसमें भी अपने पास 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट अपन लेंगे कटिंग, सेकंड ग्राफ्टिंग एंड थर्ड लेयरिंग। तो कटिंग्स में मोस्टली किसको यूज में लेंगे, रोज, शुगर केन एंड पोटैटो को यूज में लेंगे। तो कटिंग के थ्रू देखो अपने एग्जाम्पल लिए थे बनाना, एप्पल, इन सब में। तो देखो इनमें कटिंग में क्या करेंगे, जैसे कि अपने पास ये एक प्लांट है, इस प्लांट की किसी एक ब्रांच को अपन क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। और कट करने के बाद इसे अपन एक नए पोट है उसमें शो कर देंगे, उसमें डिग कर देंगे। और धीरे धीरे थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, ये जो कटिंग अपन ने इसमें लगाई थी इसी से वापस एक न्यू प्लांटलेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये सेकंड है अपने पास ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग अपन किस किस में देखेंगे, मैंगो, एप्पल एंड लेमन में देखेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ग्राफ्टिंग प्रोसेस की। तो ग्राफ्टिंग प्रोसेस में देखो अपन क्या करते हैं, इसमें अपने पास 2 प्लांट्स होंगे। एक प्लांट तो ऐसा होगा जिसमें ऑलरेडी क्या प्रेजेंट हो, रूट्स प्रेजेंट हो। और दूसरा अपन जो डिजायरेबल प्लांट लेके आएंगे जिसको अपने को फर्स्ट वाला जो प्लांट है इसके साथ में अटैच करवाना है या इसके साथ में अपने को यहाँ पे लगाना है। तो जो अपने पास ऑलरेडी जो प्रेजेंट होगा फर्स्ट प्लांट उसे अपन क्या कहेंगे, स्टॉक। और जो सेकंड प्लांट होगा जिसे अपन लेके आएंगे उसे अपन कहेंगे सीओन, फर्स्ट और सेकंड। तो अब अपने पास एक स्टॉक प्रेजेंट है, दूसरा अपन सीओन लेके आए, इन दोनों को अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया, एक दूसरे के साथ में अटैच कर दिया, एक दूसरे के साथ में बांध दिया। तो ये प्रोसेस क्या है अपनी ग्राफ्टिंग की प्रोसेस। इसके बाद अपन इसमें धीरे धीरे जब वाटरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों इनके जो आपस में जो टिश्यूज़ थे इनके वेस्कुलर टिश्यू जैसे कि जाइलम और फ्लोएम, ये क्या हो जाएंगे, बिल्कुल एक साथ में कंबाइन हो जाएंगे। और इन दोनों से क्या हो जाएगा, आगे न्यू प्लांटलेट्स का या आगे न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। थर्ड एंड लास्ट है अपने पास लेयरिंग। तो लेयरिंग अपन किस किस में देखेंगे, जैस्मिन और हिबिस्कस में देखेंगे। अब देखो लेयरिंग में क्या होगा, लेयरिंग काफ़ी इजी प्रोसेस है। इसमें देखो अपने पास ये प्लांट है, इसी प्लांट की अपन ने क्या किया, एक ब्रांच उसको लेके अपन ने क्या कर दिया, सॉइल में डिग कर दिया। और थोड़े टाइम के बाद में क्या होगा, उससे रूट्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर स्टेम और आगे लीव्स बन जाएंगी। तो ये अपने पास जो मेन प्लांट था उसी की एक ब्रांच से अपने पास क्या बन गया, एक वापस न्यू प्लांट बन गया। तो ये क्या हो गया अपने पास लेयरिंग। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ने के बाद अपन इसके थोड़े एडवांटेज भी देख लेते हैं। तो इसका फर्स्ट एडवांटेज क्या है, इट इज ए रैपिड एंड इजी मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स। यानी कि कम टाइम में अगर अपने को ज्यादा प्लांट प्रोडक्शन लेना है, उसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये मेथड बहुत ही यूजफुल है। सेकेंड अपन बात करते हैं डिजीज फ्री प्लांट्स। यानी कि इसमें अपन क्या करें, मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो क्या करेंगे, अपना जो डिजायरेबल प्लांट होगा उसको यूज में लेंगे ना, तो अपने इसके थ्रू क्या करेंगे, डिजीज फ्री प्लांट्स को भी प्रोड्यूस्ड कर सकते हैं। थर्ड है अपने पास जेनेटिकली आइडेंटिकली प्लांट्स। यानी कि इसमें सिर्फ वेजिटेटिव पार्ट यूज में आ रहा है, सेक्सुअली पार्ट यूज में नहीं आ रहा, जो कि प्लांट्स का कौन होता है, फ्लावर होता है। तो सिर्फ वेजिटेटिव पार्ट्स को अपन लेके न्यू प्लांट बना रहे हैं, तो उसमें बिल्कुल जो पेरेंट प्लांट है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें प्रेजेंट रहेंगे। फोर्थ एंड लास्ट है अपना सुपीरियर क्वालिटी फ्रूट्स एंड फ्लावर्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय ग्राफ्टिंग। तो अभी अपन ने ग्राफ्टिंग के प्रोसेस में देखा कि अपन ने क्या किया था, ग्राफ्टिंग के अंदर मोस्टली जो फ्रूट वाले प्लांट्स हैं या जो फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हैं, मींस कि अगर अपन एज ए कॉमर्शियल यूज के प्लांट्स को अगर कम टाइम में डेवलप करना चाहें तो अपन वेजिटेटिव प्रोपिगेशन को यूज में लेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप के बारे में डिटेल से पढ़ने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड ह्यूमन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।